स्टडी सिटी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 2023 के बायोलॉजी का जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया था उसका हम लोग आज पीवाईक्यू जो हमारा था 2023 के पूरे ए टू जेड जितने क्वेश्चन है वे सारे के सारे क्वेश्चन हम आज देखने वाले हैं। अगर इस चैप्टर में हम देखें तो इस चैप्टर में यानी कि इसमें ये सब टोटल कितना क्वेश्चन पूछा गया है। टोटल 70 क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि 2023 में जितना भी क्वेश्चन है उन सभी को हम लोग देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें इसमें, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है और ये कह रहा है कि ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है कि ओपेरॉन मॉडल जो है आप लोग पहले भी हम करवा चुके हैं कि ओपेरॉन मॉडल क्या चीज को प्रदर्शित करता है। क्या ये जीन कार्य को प्रदर्शित करता है कि जीन अभिव्यक्ति को, या जीन नियमन, या जीन संश्लेषण का। तो ओपेरॉन मॉडल जो लाइक ओपेरॉन जो था, सबसे पहला ओपेरॉन मॉडल क्या था, लाइक ओपेरॉन था। और ये क्या चीज को बताती है, तो ये बताती है जीन रेगुलेशन को, यानी कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है, बी, यानी कि जीन नियमन को दर्शाते हैं। इसी प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। भ्रूणपोष जो पादप में होते हैं, पादप में अंडाशय के अंदर भ्रूणपोष कौन बनाता है। तो भ्रूणपोष आपको पता होना चाहिए। बीजांड की संरचना अगर देखें तो बीजांड में क्या होती है, एंटीपोडल होती है। सबसे ऊपर क्या होगी, एंटीपोडल्स। और इधर क्या होगा, अंडाशय, यानी कि अंडाणु, और अंडाणु के अंदर क्या होगा, ये सहायक कोशिकाएं होती है। ये दोनों सहायक कोशिका और ये अंडाणु। यहाँ पर होती है क्या, द्वितीय कोशिका होती है, जिसमें दो केंद्रक होती है। क्या होती है यहाँ पे, द्वितीय कोशिका। और यही द्वितीय कोशिका जिसमें दो केंद्रक होती है, और ये क्या करती है, तो यही क्या करता है, तो फ्यूजन करता है किसके साथ, नर युग्मक के साथ फ्यूजन करके क्या बनाता है, तो बनाता है ये भ्रूणपोष बनाता है। तो अगर हम देखें निम्नलिखित में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है, तो एंटीपोडल्स। एंटीपोडल्स इसका होगा नहीं आंसर। फिर कह रहा है कि सहायक कोशिका, ये भी इसका आंसर नहीं है। अगर आगे देखें तो आगे सी नंबर में कह रहा है, सी नंबर क्या है कि द्वितीय केंद्रक या निस्टांड। तो इसका सही आंसर होने वाला है सी, यानी कि द्वितीय केंद्रक क्या करते हैं, द्वितीय कोशिका में जो पाए जाते हैं द्वितीय केंद्रक, ये क्या करते हैं, तो नर युग्मक के साथ संयोजन करके भ्रूणपोष का निर्माण करती है। इसी प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जीवाश्म सामान्यतः पाए जाते हैं। जीवाश्म कहाँ पर पाए जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक में, सेडिमेंट्री रॉक में, या इग्नोस रॉक में, या बोथ बी एंड सी में। तो जीवाश्म अधिकतर कहाँ पाई जाएगी, जीवाश्म अधिकतर पाई जाएगी, इसका सही आंसर होने वाला है सी, यानी कि इग्नस रॉक में जीवाश्म पाई जाती है। कहाँ, इग्नस रॉक में अधिकतर जीवाश्म देखने को मिलता है। इसी प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कह रहा है ओकाजाकी टुकड़े किस दौरान बनते हैं। ओकाजाकी टुकड़े जो होते हैं, यानी कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट कब बनते हैं, तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनते हैं डीएनए के संतत द्विगुणन के समय, या डीएनए के पश्चगामी सूत्र के समय, या डीएनए के असंतत द्विगुणन के समय। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है डीएनए के पश्चगामी सूत्र के समय। अगर देखेंगे तो ये क्या होती है, डीएनए का संरचना अगर देखेंगे उसमें तो आपको पता होना चाहिए ये होती है। और जब इसमें क्या होती है, तो सॉरी, डीएनए की संरचना क्या होगी, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें जो पश्चगामी स्ट्रैंड होती है इधर, ये सर क्या बनती है, तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनती है जा करके। इधर जाके ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनती है, यानी कि पश्चगामी सूत्र में बनती है, यानी कि सही आंसर इसका क्या होने वाला है, बी इसका सही आंसर होगा। इसी प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मनुष्य के एंटीबॉडी एंटीबॉडी बने होते हैं। मनुष्य के एंटीबॉडी क्या चीज के बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, या स्टेरॉइड की बनी होती है, या लाइपोप्रोटीन, या दोनों, बी और सी का होगा। तो इसका सही आंसर होगा ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि मनुष्य के जो एंटीबॉडी बने होते हैं क्या चीज की बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। सेम उसी प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा जलीय पौधा नहीं है। इनमें में से कौन ऐसा है जो जलीय पौधा नहीं है, ट्रापा, निलंबो, हाइड्रिला, या अकासिया। इसका सही आंसर ए होगा, यानी अकासिया क्या होते हैं, जलीय पौधे नहीं होते हैं। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि टर्नर सिंड्रोम गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए, टर्नर सिंड्रोम में जो स्थिति बनती है 45 + x0 बनती है, x0, यानी कि एक x क्या हो जाती है,
यानी 44 प्लस x0, यानी कि एक क्या हो गया, एक हट जाता है, एक भाग जाता है, डिलीट हो जाता है, जिसके कारण से कितना बचता है, टोटल 45 ही बचते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, 45, यानी कि बी इसका सही आंसर होने वाला है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अफीम प्राप्त होती है। अफीम मतलब ओपियम इज ऑब्टेन फ्रॉम, ओपियम की बात कर रहे हैं, ओपियम कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो ओपियम प्राप्त होती है ओपियम पप्पी प्लांट से। कहाँ से प्राप्त होती है, ओपियम पप्पी प्लांट से। और इसको क्या कहते हैं, सिंपल से इसको कहते हैं पेपेवर सेमनीफेरम। इसका जो सबसे प्रमुख प्लांट होता है कौन होता है, पेपेवर सेमनीफेरम, यानी कि डी इसका क्या होने वाला है, सही आंसर होने वाला है। इसी प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 है, और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बी लिम्फोसाइट निर्मित होता है। बी लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस्ड इन, बी लिम्फोसाइट कहाँ बनते हैं, तो बी लिम्फोसाइट बनते हैं बोन मैरो में। इसका सही आंसर क्या होगा, डी हो गया, यानी कि बोन मैरो में क्या बनती है, बी लिम्फोसाइट। इसी प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था कौन सी होती है। प्लाज्मोडियम कौन सी अवस्था में क्या करते हैं, तो संक्रमण करते हैं। मलेरिया जो होती है, मलेरिया रोग के जो प्लाज्मोडियम होते हैं, मलेरिया रोग में जो प्लाज्मोडियम होती है, इसकी जो संक्रमण अवस्था होती है, इसकी संक्रमण अवस्था को अगर हम देखेंगे तो इसका संक्रमण अवस्था होती है कौन, स्प्रोजोइट होती है। ये इसका क्या होगा, सही आंसर होने वाला है। इसी प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि टी आई प्लाज्मेट निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है। टी आई प्लाज्मेट को निम्नलिखित में से कहां से प्राप्त किया जाता है, यानी एगैरोस ट्यूनिफेरिया से, या बैसिलस सबटाइलिन से, यानी बैसिलस सबटाइलिन से, ई कोलाई से, एगैरोस और एगैरोज ट्यूनिफेरिसन से, यानी कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ए होने वाला है, क्या, ए। इसी प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 है, और क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि क्राइजीन किस फसल को बॉल कृमि से बचाता है। निम्नलिखित में से कौन ऐसे क्राइजीन है, क्राइजीन जो होते हैं, क्राइजीन कौन सी फसल को बॉल कृमि से, गोल कृमि से बचाता है, बॉल वर्म से बचाता है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, इसका सही आंसर कॉटन, यानी कि कपास में होते हैं। कौन, कपास को क्या करते हैं, तो बॉल वर्म से कौन बचाता है, क्राइजीन होते हैं, क्राइजीन, जिसमें 1AC 1AC 2AC ये सब पाए जाते हैं। ये सब किसको बचाते हैं, ये सभी बचाते हैं कपास को, क्या चीज से, तो बॉलवर्म से बचाते हैं, मतलब कि बॉल कृमि से बचाते हैं। 12 नंबर का सही आंसर क्या होगा, डी होगा। इसी प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि समापन कूट है, यानी टर्मिनेशन कोडोन है। टर्मिनेशन कोडोन निम्नलिखित में से कौन है, टर्मिनेशन कोडोन आप लोगों को याद होना चाहिए। टर्मिनेशन कोडोन जो होते हैं, ये होते हैं UAA, UAG और UAG और UGA होते हैं। अगर इसमें से देखेंगे तो कौन सा आंसर होने वाला है, UAA, यानी कि सी क्या होने वाला है, टर्मिनेशन कोडोन होने वाला है। उसी प्रकार अगर देखेंगे इनिशिएटर कोडोन, क्या, इनिशिएटर कोडोन जो होते हैं, इनिशिएटर कोडोन आप लोगों को, इनिशिएटर कोडोन में होती है AUG और GUG, ये दो कोडोन होते हैं किसमें, तो इनिशिएटर कोडोन। तो इसका AUG GUG ये सब तो गलत ही होगा, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, सी होने वाला है। इसी प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि डीएनए द्विकुंडली होते हैं। डीएनए डबल हेलिक्स जो होते हैं वो कैसा दिखने में होते हैं, क्या ये सर्कुलर होते हैं, ऑलवेज सर्कुलर होते हैं, मतलब हमेशा वृत्ताकार होते हैं। तो डबल हेलिक्स जो होते हैं, अगर आप लोगों को पता होना चाहिए, डीएनए कितने प्रकार की होती है, डीएनए दो प्रकार की होती है। एक होती है सर्कुलर डीएनए, एक सर्कुलर डीएनए होती है, और एक डबल हेलिक्स डीएनए होती है। डबल हेलिक्स डीएनए के बारे में ही यह क्या कर रहा है, तो पूछ रहा है। तो अगर सर्कुलर डीएनए देखेंगे तो ये दिखने में होता है सर्कुलर, सर्कल के आकार के जैसा होता है, ये सर्कुलर डीएनए हो गया। लेकिन जब हम बात करेंगे डबल हेलिक्स डीएनए की बात करेंगे, डबल हेलिक्स डीएनए कैसा दिखने में होने वाला है, डबल हेलिक्स डीएनए ऐसे दिखने में होगा। तो बता रहा है कि डबल हेलिक्स डीएनए का गुण पूछ रहा है, कैसा होगा, क्या ये हमेशा सर्कुलर होगा, तो ये तो होगा नहीं, यानी वृत्ताकार तो होगा नहीं। समांतर तथा पूरक होगा, ये कभी एक दूसरे को समांतर दिख रहा है क्या, ये समांतर कभी भी एक दूसरे को नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो ए और बी पूछ रहा है, तो ए और बी भी नहीं होगा। प्रति समांतर तथा पूरक होगा, कहीं कहीं पर समांतर होगा और क्या होगा, ये पूरक होगा। तो ये बात क्या होगा, इसका सही होगा। तो यानी कि डी क्या है, इसका सही ऑप्शन होने वाला है। सेम अगर इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अंडाणु के
अंडाणु के कोशिका द्रव में कौन सी संरचना नहीं होती है? अंडाणु जिस प्रकार से शुक्राणु होते हैं उसी प्रकार से अंडाणु के कोशिका संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा चीज नहीं पाई जाती है? राइबोसोम नहीं पाई जाती है, या सेंट्रोसोम नहीं पाई जाती है, या माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है, या गोल्गी नहीं पाई जाती है। तो आप लोग को याद होना चाहिए अंडाणु के कोशिका द्रव में सेंट्रोसोम नहीं होते। वही जब हम बात करेंगे किसमें, शुक्राणु के कोशिका द्रव में देखेंगे तो सेंट्रोसोम पाया जाएगा, लेकिन अंडाणु में सेंट्रोसोम नहीं होता है। तो 15 का सही आंसर क्या होगा? बी होगा। इसी प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि प्रतिलेपन की क्रिया में कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है? प्रतिलेपन मतलब यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में कौन से एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो सेंट्रल डोग्मा में अगर देखेंगे तो डीएनए से क्या बनना है? डीएनए से एमआरएनए जो बनेगा, डीएनए से जब एमआरएनए बनेगा तो डीएनए से एमआरएनए बनने को ही हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या पूछ रही है? तो ट्रांसक्रिप्शन में पूछ रही है कि कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है? ट्रांसक्रिप्शन में एंजाइम जो होती है उस एंजाइम का नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज, यानी कि डीएनए से एमआरएनए बनाना है तो उसमें आवश्यकता होगी आरएनए पॉलीमरेज की, आरएनए पॉलीमरेज, यानी कि सही आंसर इसका क्या होगा? ए होगा, यानी ए में ही क्या है? आरएनए पॉलीमरेज है। इसी प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कीटों तथा पक्षियों के पंख कहलाते हैं। कीट और पक्षी के पंख कहलाते हैं। यहाँ पर स्पष्ट देखेंगे तो कीट है और पक्षी है और उसके पंख की बात कर रहे हैं, यानी कि दोनों में पंख होगा। तो जब कीट में और पक्षी में दोनों में पंख होगा तो दोनों में पंख क्या काम करेंगे? दोनों में पंख उड़ने का काम करेंगे। मतलब कार्य समान है, लेकिन दोनों का अगर संरचना देखेंगे तो दोनों का आंतरिक संरचना अलग अलग होने वाला है। कहने का मतलब दोनों पंख कार्य समान कर रहे हैं, उड़ने में सहायता कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो जिस अंग के क्या होते हैं? कार्य समान होते हैं और संरचना क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग समजात अंग नहीं कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? असमजात अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? असमजात अंग। संयोजी अंग तो होगा नहीं, यानी कि अवशेषी अंग भी नहीं, क्या होगा? समजात अंग होगा इसका। और असमजात अंग इसका क्या होगा? आंसर है डी आंसर होने वाला है। और असमजात अंग में क्या होती है? तो पूर्वज जो होते हैं इन असमजात अंग वाले का पूर्वज एक नहीं होते, अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि रिलैक्सिन का स्राव होती है। रिलैक्सिन हार्मोन जो होती है, रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होती है? क्या रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव अपराध से होती है, या थायराइड ग्रंथि से होती है, या ए और बी दोनों से होती है, या कॉर्पस ल्यूटियम से होती है? क्या चीज से होती है? तो न तो अपराध से होती है, न ही थायराइड ग्रंथि से होती है। इसका स्राव कहाँ से होती है? कॉर्पस ल्यूटियम से होती है, यानी कि डी इसका क्या होगा? सही आंसर होने वाला है। रिलैक्सिन का स्राव कहाँ से होता है? कॉर्पस ल्यूटियम से। अगर देखेंगे आप लोग अंडाशय में क्या होती है? अंडाशय में यहाँ क्या होगा? अंडाशय में पाया जाएगा यहाँ ग्राफियन पुटक, प्राथमिक प्राथमिक फॉलिक्यूल, सेकेंडरी फॉलिक्यूल, टर्शियरी फॉलिक्यूल, टीएफ, और फाइनली यहाँ पे क्या बनती है? कॉर्पस ल्यूटियम बनती है। कॉर्पस ल्यूटियम, इसी कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सी हार्मोन निकलती है? तो कॉर्पस ल्यूटियम से निकलती है रिलैक्सिन हार्मोन। कौन सी हार्मोन निकलती है? रिलैक्सिन हार्मोन। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? इसका सही आंसर होगा डी। उसी प्रकार अगर क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि शुष्क अनुक्रम में कौन सा अग्रणी है? मतलब विच इज पॉइनर इन जीरो जीरो जीरोज, यानी कि अग्रणी कौन है इसमें? पॉइनर कौन होते हैं? तो शुष्क अनुक्रम में पॉइनर होते हैं लाइकेन। याद रखना इसका सही आंसर क्या होगा? ए होने वाला है 19 का। उसी प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से जल को भारी धातु निम्नलिखित में से जल का भारी धातु प्रदूषक कौन है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए हैवी मेटल वाटर पोल्यूटेंट्स? हैवी मेटल वाटर पोल्यूटेंट्स, वाटर को क्या करना है? वाटर में पोल्यूशन करने वाला जो मेन होते हैं वो कौन होते हैं? निकेल, फास्फोरस, आर्सेनिक, ए और बी दोनों, यानी कि निकेल भी होते हैं, आर्सेनिक भी होते हैं। इसका सही आंसर ए और बी दोनों, यानी कि डी होने वाला है। क्या होगा इसका सही आंसर? डी होगा। इसी प्रकार अगर 21 क्वेश्चन देखेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग मतलब ओवुलेशन टेक प्लेस। ओवुलेशन कब होती है? क्या ये ओवुलेशन अप यानी कि ओवुलेशन कहाँ से होती है? तो कब या कहाँ से होती है? तो यानी कि ये पूछ रहा है कि अपरा में होती है। अपरा मतलब प्लेसेंटा में, तो प्लेसेंटा में ओवुलेशन नहीं होती है। अंडाशय में नहीं होते, अंडाशय से होती है। तो बी ऑप्शन में क्या होगा? गलत होगा। लगभग 14वें दिन पर होती है। बी और सी तो होगा ही नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, यानी कि लगभग 14वें दिन पर क्या होती है? तो अंडोत्सर्ग होता है। उसी प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है राजस्थान में। का राजस्थान इसका सही आंसर होगा, यानी कि 22 नंबर का सही आंसर क्या होगा? बी सी होगा। इसी प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 23 है और ये कह रहा है मनुष्य के लिंग गुणसूत्र है, निम्नलिखित में से कौन है जो मनुष्य के लिंग गुणसूत्र है? यानी सेक्स क्रोमोसोम पूछ रहे हैं ह्यूमन बींग्स के। तो ह्यूमन बींग्स में क्या होते हैं? दो प्रकार के लिंग गुणसूत्र होते हैं। एक होगा कौन? एक्स एक्स और एक क्या होगा? एक होगा एक्स वाई। एक्स एक्स होते हैं किसमें? एक्स एक्स होती है मादा में और एक्स वाई किसमें होते हैं? वो नर में होते हैं। तो इसका अगर सही आंसर देखें तो एक्स एक्स भी होती है और एक्स वाई भी होती है। यहाँ पे मनुष्य पूछा है, अगर नर या मादा में से कोई एक बोलता तो ये दोनों में से कोई एक आंसर होता, लेकिन मनुष्य पूछा है तो इसमें क्या होगा? एक्स एक्स और एक्स वाई दोनों, यानी ए और सी दोनों होगा इसका, यानी सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका डी होने वाला है। उसी प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि भ्रमणशील आनुवंशिक पदार्थ है द मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट कौन है? इनमें से कौन ऐसा एलिमेंट है जो मोबाइल है, इसका उपयोग क्या करते हैं हम लोग? तो एक जीन को दूसरे जीन में ट्रांसपोर्ट करने के लिए करते हैं। तो ट्रांसपोजीन होते हैं इसमें से कौन? सही आंसर इसका क्या होगा? बी। ट्रांसपोजीन क्या ही होते हैं? तो भ्रमणशील आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, यानी कि मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट होते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि पेरिपेटस संयोजी करी है, यानी कि पेरिपेटस इज कनेक्टिव लिंक बिटवीन, क्या क्या चीज के बीच का ये कनेक्टिव लिंक होता है? तो ये होते हैं आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा के बीच का। किसका? आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा के बीच का संयोजी कड़ी कौन होते हैं? तो पेरिपेटस होती है। उसी प्रकार अगर क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 26 है और ये कह रहा है कि हुगो डी वरीज ने प्रस्तावित किया। हुगो डी वरीज ने क्या चीज का प्रस्तावित किया, क्या चीज का नियम दिया था? क्या इसने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था? नहीं। इसने कौन दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने दिया था। तो ये तो सही होगा नहीं इसका ये। फिर क्या पूछ रहा है? प्रभाविता का नियम, ये कौन दिया था? इसने मेंडल दिया था। प्रभाविता का नियम कौन दिया था? मेंडल ने दिया था। तो ये भी इसका सही आंसर नहीं वाला है। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? हुगो डी वरीज पूछ रहा है। तो हुगो डी वरीज पृथक्करण का सिद्धांत भी कौन दिया था? मेंडल नहीं दिया था। तो इसका सही आंसर उत्परिवर्तन, यानी कि इसने थ्योरी ऑफ म्यूटेशन दिया था। थ्योरी ऑफ म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिया था? हुगो डी वरीज दिया था। यानी कि सही आंसर इसका क्या होने वाला है? सी होने वाला है। अगर इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसजेनिक हिरुडीन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? ट्रांसजेनिक हिरुडीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग, क्या चीज से ट्रांसजेनिक हिरुडीन को प्राप्त किया जाता है? तो इसको ब्रासिका नेपस से प्राप्त किया जाता है। कहां से? तो इसका सही आंसर बी होगा, यानी कि 27 का सही आंसर क्या होगा? बी। इसी प्रकार अगर 28 देखेंगे तो 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एंट अमीबा हिस्टोलिका निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोगजनक है? एंट अमीबा हिस्टोलिका कौन सी बीमारी का रोगजनक होते हैं? तो एंट अमीबा हिस्टोलिका होते हैं किसका? एमेबियोसिस का होते हैं। अगर हम देखें इसमें तो टिटेनस, चिकन पॉक्स, टाइफाइड, तो इसका सही आंसर क्या होगा? एमेबियोसिस इसका सही आंसर होने वाला है। एमेबियोसिस ये एंट अमीबा हिस्टोलिका एक प्रकार की क्या होती है? तो प्रोटोजोआंस होती है और यही प्रोटोजोआंस क्या करते हैं? तो एमेबियोसिस नामक रोग उत्पन्न करते हैं। इसमें क्या होते हैं? तो स्मॉल इंटेस्टाइन व्यापक रूप से प्रभावित होते हैं। उसी प्रकार अगर 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक परितंत्र के ये दो घटक हैं। एक परितंत्र के कौन दो निम्नलिखित घटक होते हैं? ऊर्जा प्रवाह तथा खनिज, पादप तथा जंतु। अगर देखें ऊपर तो ऊर्जा यानी किसका जो दो मेन घटक होते हैं, मेन घटक होते हैं इसका, यानी कि जैविक और अजैविक होते हैं। क्या होते हैं? जैविक एवं अजैविक इसका मेन दो घटक होते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए। जैविक घटक में कौन आ जाते हैं? जैविक घटक में उत्पादक आ जाते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, ये सब आ जाते हैं। अगर हम बात करेंगे अजैविक घटक में तो अजैविक घटक में कौन आ जाते हैं? अजैविक घटक में आ जाते हैं ऊर्जा प्रवाह आ जाते हैं, ऊर्जा प्रवाह, पिरामिड, ये सब आ जाती है अजैविक घटक में। तो पूछ रहा है कि एक परितंत्र के दो घटक हैं, ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज, पादप एवं जंतु। अगर लेकिन मेन घटक कौन होने वाला है? इसका मेन घटक होगा जैविक और अजैविक, यानी कि 29 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सी होगा। अजैविक तथा जैविक मेन घटक होते हैं। इसी प्रकार अगर 13 नंबर क्वेश्चन देखें तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रजनन जिसमें युग्मक विलयन नहीं होते हैं क्या कहलाता है? ऐसे प्रजनन बताना है जिसमें युग्मक का विलयन नहीं होता है, मतलब युग्मक का संयोजन नहीं होता है, गैमेटिक यूनियन नहीं होते। तो इसमें सही आंसर होने वाला है
परिजातिक प्रजनन, अनिषेक जनन, द्विनिषेचन या असंजनन। तो इसका एपोमिक्सिस सही आंसर होते हैं, यानी कि बी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, प्रजनन जिसमें युग्मक का संचयन नहीं होने वाला है। इसी प्रकार अगर 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुपोषण इनमें पाया जाता है, इनमें से किसमें, सुपोषण यानी कि यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन कब होते हैं, यूट्रोफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस में क्या होती है, तो अगर हम देखेंगे तो पानी वाले जगह में अगर देखा जाए तो वहां पर न्यूट्रिएंट्स बढ़ते जाता है। तो पानी वाले जगह अगर हम देखेंगे इसमें से, तो क्या ये पर्वतों पर होती है, कृषि योग्य भूमि में, लवण मृदा में, तो इसका यानी कि झील में न्यूट्रिएंट्स बढ़ती है, यानी कि सही आंसर इसका क्या होने वाला है, डी होने वाला है। यानी यूट्रोफिकेशन होने वाला है किसमें, लेक के अंतर्गत होने वाला है। अगर क्वेश्चन नंबर 32 देखें, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 फिनोटाइप अनुपात होते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होते हैं, तो F2 का फिनोटाइप पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, फिनोटाइप मतलब इसका फिनोटाइप अगर देखेंगे तो क्या होती है, 9:3:3:1 होती है, यानी कि सही आंसर इसका क्या होने वाला है, सी होने वाला है। 32 का क्या होगा, सी सही आंसर होगा। इसी प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्या है कि किस पौधे का जड़ नए पौधे का जन्म देता है। इनमें से कौन ऐसा है जो जड़ द्वारा क्या होते हैं, तो नए पौधे का निर्माण करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होती है वो किसके द्वारा होना है, तो जड़ के द्वारा होना है। तो गुलमोहर में तो नहीं होता है, इसमें भी क्या होते हैं, फूल का निर्माण होते हैं, यानी पुष्प का। नीम में भी नहीं होता है, पेटूनिया में भी नहीं। इसका सही आंसर होगा डलिया में। किसमें होती है, डलिया में होती है जड़ द्वारा नए पौधे का निर्माण। इसी प्रकार अगर 34 नंबर क्वेश्चन देखें, तो 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतः कवक मूल का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन है जो इंडोमाइकोराइजा को बता रहा है, किसको बता रहा है, इंडोमाइकोराइजा को। तो इंडोमाइकोराइजा को बताता है ग्लोमस। कौन बताती है, ग्लोमस, यानी कि सही आंसर इसका क्या होगा, ए होगा। 35 नंबर क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अम्लीय वर्षा का क्या कारण है। अम्लीय वर्षा किस स्थिति में होगा, क्या ये ऑटोमोबाइल प्रदूषण के कारण होगा, ऑटोमोबाइल के कारण जो प्रदूषण होता है उसके कारण से होगी क्या ये, या कीटनाशक प्रदूषण के कारण होगा, या जल प्रदूषण के कारण होगा। तो अम्लीय वर्षा जब भी होगा तो वायु प्रदूषण के कारण से होती है। किसके कारण से, जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में कार्बोनिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे अम्लीय वर्षा होती है, पानी के रूप में आती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा। तो किस स्थिति में होगा, वायु प्रदूषण जब होगा तब जाकर के अम्लीय वर्षा होने वाले हैं, यानी कि 35 का सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, तो क्वेश्चन 36 कह रहा है कि धसे हुए रंध्र किसमें पाए जाते हैं। इनमें से धसे हुए रंध्र मतलब संकन स्टोमाटा पूछ रहा है, क्या संकन स्टोमाटा किसमें पाई जाती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, संकन स्टोमाटा जो होते हैं, जो पौधे कहाँ पाए जाते हैं, मरुस्थल वाले जगहों में पाई जाती है। उसमें क्या होता है, तो उसमें स्टोमाटा आप लोगों को क्या होती है, तो बहुत ही पतले होते हैं, घसे हुए होते हैं, ताकि कम से कम पानी क्या हो पाए, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकल पाए, और कम ही पानी में उसका जीवन यापन चल पाए। तो इसका सही आंसर होगा जलोदभिद, जल में रहने वाले, ये नहीं हाइलोफाइट्स नहीं, समुद्रभिद यानी कि मरुदभिद, जो मरुस्थल में रहते हैं, कहाँ होते हैं, मरुस्थल में, यानी कि सही आंसर इसका क्या होगा, सही आंसर इसका डी होने वाला है, मरुदभिद, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं जीरोफाइट्स। क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि और क्यों, यानी कि आर्क्योप्टेरिक्स वाज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग विच पीरियड ऑफ एरा। निम्नलिखित में से कौन से एरा में क्या किया था, तो आर्क्योप्टेरिक्स काल विकसित हुआ था। तो ये था, इसका सही आंसर होगा यानी कि जुरासिक एरा में, जुरासिक पीरियड में क्या हुआ था, तो आर्क्योप्टेरिक्स का विकास हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी। उसी प्रकार अगर 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि अंग प्रत्यारोपण स्वीकृति किनके कारण होती है। रिजेक्शन ऑफ ऑर्गेन ट्रांसपैलेशन इज ड्यू टू। निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जो ऑर्गेन ट्रांसपैलेशन को क्या करता है, तो रिजेक्ट कर देता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कौन बनाएगा, तो एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी बनाएगा, वही क्या करते हैं, तो ट्रांसप्लांट को क्या कर देगा, तो रिजेक्ट करने का काम करेगा कौन। तो इसमें से एंटीबॉडी कौन बनाता है, तो टी बनाता है। कौन से, साइटोटॉक्सिन टी सेल बनाती है, सप्रेसर टी नहीं होगा, यानी कि साइटोटॉक्सिन टी होगा। इसका सही आंसर क्या होने वाला है, बी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 39 अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि निम्नांकित किस परजीवी पौधे में बीटा कैरोटीन तथा फेरिटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बीटा कैरोटीन तथा
फेरेटिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो फ्लैंचर सेवर में, पोमैटो में, सुनहरा धान में, यानी कि ये बीटी कपास में ही पाए जाते हैं। किसमें? बीटी कॉटन से ही क्या किया जाता है, इस जीन को प्राप्त किया जाता है। किसको? तो बीटा कैरोटीन तथा फेरेंटीन को प्राप्त किया जाता है बीटी कॉटन, यानी सही आंसर क्या होगा? 39 का सी होने वाला है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि जीनोटाइप फिनोटाइप अवधारण सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया? मतलब जीनोटाइप फिनोटाइप कंसेप्ट वाज फर्स्ट प्रपोज बाय, कौन ऐसा था जो जीनोटाइप फिनोटाइप कंसेप्ट को दिया था? तो इसको कौन दिया था? क्या ये वॉटसन ने दिया था, पनेट ने, या सटन एवं बोवेरी ने? इसको दिया था जॉनसन ने दिया था, यानी कि 40 नंबर का सही आंसर क्या होगा? बी होगा। अगर 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऋतुस्राव चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन इनमें से होता है, यानी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल द साइक्लिक चेंज टेक प्लेस। साइक्लिक चेंज कहाँ होती है? तो साइक्लिक चेंज होती है कॉर्पस ल्यूटेम में, या पेरीमेट्रियम में, या एंडोमेट्रियम में, या मायोमेट्रियम में। तो आप लोग पता होना चाहिए इंडोमेट्रियम में होती है। कहाँ? बी इसका सही आंसर होगा। यानी कि ऋतुस्राव चक्र कहाँ, जो ऋतुस्राव चक्र के कारण परिवर्तन जो होती है किसमें होती है? एंडोमेट्रियम में होती है, यानी कि सही आंसर इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि एमनियोसिंथेसिस द्वारा किसका विश्लेषण किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन चीज का विश्लेषण करते हैं एमनियोसिंथेसिस में? एमनियोसिंथेसिस के द्वारा क्या चीज का पता लगाया जाता है? तो आनुवंशिक रोग, आनुवंशिक विकार अगर किसी प्रकार के भ्रूण में है तो उन चीजों का पता लगाया जाता है किसके द्वारा? एमनियोसिंथेसिस के द्वारा। लेकिन ये एमनियोसिंथेसिस में क्या चीज का उपयोग किया जाता है, क्या चीज को जांच करते हैं? एमिनो अम्ल को, एमनियोन को। तो एमनियोटिक द्रव को क्या होते हैं? एमनियोटिक द्रव को निकाले जाते हैं इंजेक्शन के द्वारा और उसको एनालिसिस किया जाता है। तो 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। 43 कह रहे हैं कि हृदय का विकास होता है, हृदय का विकास कौन से लेयर से होता है? क्या ये एक्टोडर्म द्वारा होते हैं, या एंडोडर्म द्वारा होते हैं, या मेसोडर्म द्वारा? तो हार्ट का विकास होते हैं मेसोडर्म के द्वारा। किसके द्वारा? मेसोडर्म, यानी सी इसका क्या होने वाला है? सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि केसर निम्नलिखित में से किस पौधे से प्राप्त होती है? सैफरोन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट? सैफरोन को कौन से प्लांट से प्राप्त किया जाता है? क्या ये कोकस सेटेबस से प्राप्त किया जाता है, सोलेनम नैग्रम से प्राप्त किया जाता है, या कुरकुम्मा लोंगा से, या जिम्बर ऑफिशियलन से? तो केसर यानी कि सफेरीन प्राप्त किया जाता है सोलेनम नैग्रम से प्राप्त किया जाता है, यानी कि सही आंसर क्या होगा? 44 का बी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि नील हरित शैवाल की विशेषता है। नील हरित शैवाल जो होते हैं क्या चीज उसका मुख्य विशेषता है? क्या ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस करता है, या ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का? तो नील हरित शैवाल नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा नहीं, या वीनाइट्रिफिकेशन मतलब डीनाइट्रिफिकेशन ये भी काम नहीं करेगा, किण्वन का काम यीस्ट करते हैं। तो पूछ रहा है प्रकार क्या करेगा नील हरित शैवाल? तो शैवाल क्या होते हैं? एक प्रकार का बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया होने के बावजूद भी ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसका मुख्य विशेषता जो होने वाला है ये प्रकाश संश्लेषण होगा, यानी कि ए होने वाला है। तो क्वेश्चन अगर 46 देखेंगे तो 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन की आणविक संरचना की खोज किसने किया था? इंसुलिन की आणविक संरचना का खोज कौन इनमें से किया था? क्या ये वीडल ने किया था, कॉनवर्ग ने किया था, सेंसर ने किया था? तो इसका सही आंसर निकोलसन ने किया था, यानी कि डी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। तो अगर क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि प्रेरित गर्भपात यानी कि इंड्यूस्ड एबॉर्शन है। इंड्यूस्ड एबॉर्शन मतलब जो अपने तरफ से एबॉर्शन कराया जाता है। तो ए एबॉर्शन को क्या कहते हैं? इस एबॉर्शन को कहते हैं एमटीपी, मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराया जाता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को ही क्या किया जाता है? तो इंड्यूस्ड एबॉर्शन किया जाता है, कहा जाता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को ही क्या कहा जाता है? तो इंड्यूस्ड एबॉर्शन कहा जाता है। अगर क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि प्रतिजैविक सिफाइलोस्पोरिन निम्न में से किससे प्राप्त होता है? यानी कि एंटीबायोटिक सिफाइलोस्पोरिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हिच वन इज द फ्लोइंग? यानी कि एंटीबायोटिक प्रतिजैविक अगर जब भी देखेंगे तो एंटीबायोटिक अधिकतर एंटीबायोटिक क्या से प्राप्त किया जाता है? तो बैक्टीरिया से ही प्राप्त किया जाता है। तो इसका प्रतिजैविक सिफाइलोस्पोरिन कहाँ से प्राप्त किया जाएगा? बैक्टीरिया से ही। और इसको क्या चीज के उपयोग करने के लिए करते हैं हम लोग? बैक्टीरिया को ही मारने के लिए किसका उपयोग करते हैं? एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं। तो ये एंटीबायोटिक क्या होते हैं?
तो मृत यानी अर्धमृत बैक्टीरिया ही अधिकतर में होते हैं, लेकिन पेनिसिलियम जो होते हैं, पेनिसिलियम क्या होते हैं, फंगस होते हैं। तो प्रतिजैविक सेफेलोस्पिरिन का सही आंसर क्या होगा, ए होने वाला है। इसी प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि परजीवी आवृत्तिबीजी होते हैं, यानी कि पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म आर कौन है, यानी कि ये परजीवी आवृत्तिबीजी नहीं, परजीवी जीव यानी कि परजीवी निम्नलिखित में से कौन होते हैं, क्या ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं या तृतीय उपभोक्ता या द्वितीय उपभोक्ता। ये खासकर परजीवी अधिकतर क्या होते हैं, अपघटक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। उसी प्रकार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि चट्टानों पर बढ़ने वाले पौधे को कहा जाता है, जो पौधे चट्टान पर बढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं, सैलो सैलोद्युद यानी कि लिथोसफाइट्स कहते हैं, या हैलोफाइट्स कहते हैं, या साइकोफाइट्स कहते हैं, या बहुत एएनसी। इसका सही आंसर होने वाला है लिथोफाइट। जो चट्टान पर, जो पौधे चट्टान पर उगते हैं उसको कहते हैं लिथोफाइट्स। आप लोगों को पता होना चाहिए, अधिकतर बहुत सारे पौधे क्या होते हैं, पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है, तो वो अधिकतर पौधे कौन होते हैं, साइलोद्विद होते हैं, यानी कि लिथोफाइट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि संवहनी उत्तक यानी कि संवहनी उत्तक, यांत्रिक उत्तक तथा छल्ली में कमी होना किसकी विशेषता है, रिडक्शन इन वेस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल इज कैरेक्टरिस्टिक्स फ्यूचर ऑफ। देखिए जब भी बेसिकल क्या चीज पूछ रहा है, वेस्कुलर टिश्यू पूछ रहा है यानी क्यूटिकल, इन सब से क्या होती है, तो वाटर का ट्रांसपोर्ट होती है, और वाटर ट्रांसपोर्ट करिए क्या करते हैं, अधिक से अधिक वाटर को लॉस करता है। तो वाटर लॉस को बचाने के लिए क्या करते हैं, तो जो पौधे मरुस्थलीय पौधे होते हैं, मरुद्भिद पौधे होते हैं, ये सारे कार्य करते हैं, यानी कि इसका सही आंसर जीरोफाइट्स होगा। यानी मरुद्भिद पौधे क्या करते हैं, ये अधिकतर क्या करते हैं, तो ये संवहनी ऊतक, यांत्रिक ऊतक और छल्ली को कम करते हैं, क्या करते हैं, घटाते हैं, ताकि कम से कम पानी का लॉस हो पाए। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि मैंग्रोव क्षेत्र में कौन सा पौधा पाया जाता है, इनमें से कौन ऐसा है जो मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है, एकाल एकासिया पाया जाता है, पाइनस पाया जाता है, टेक्टोना ग्रैंडिस या राइजोफोरा पाया जाता है। तो मैंग्रोव क्षेत्र में अधिकतर डी यानी कि सही आंसर क्या होगा, टेक्टोना फ्रैंडिक्स पाया जाता है। अगर क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे तो क्वेश्चन 53 कह रहा है कि सुनहरा धान एक यानी कि गोल्डन राइस इज जीएमओ प्लांट इन विच द इनकॉर्पोरेटेड जीन इज मीट ऑफ बायोसिंथेसिस, यानी कि सुनहरा धान यानी कि गोल्डन राइस में कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे अधिक मात्रा में रहती है, तो उसमें सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए रहती है। क्या रहती है, विटामिन ए। ये क्वेश्चन हम लोग कल भी किए थे, जो भी मॉडल सेट में भी ये क्वेश्चन आया है 2024 में। हो सकता है कि क्या हो जाए, 2024 के बोर्ड में भी आ जाए, तो याद रखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जीव द्रव्य संलयन को बढ़ाता है यानी प्रेरित करता है, इनमें से कौन ऐसे हार्मोन होते हैं जो जीव द्रव्य को यानी कि प्रोटोप्लाज्म के संयोजन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इसमें अगर देखेंगे तो आईएए काइटिन, यानी कि इसका सही आंसर होने वाला है क्या, पॉलीथीन ग्लाइकोल एवं सोडियम नाइट्रेट, यानी कि सी इसका क्या होगा, सही आंसर होने वाला है, यानी ए नहीं बी, और डी क्या होगा सही आंसर इसका सी, पॉलीथीन ग्लाइकोल और सोडियम नाइट्रेट। याद रखना है आप लोगों को, जो क्या करते हैं, तो ये जीव द्रव्य को संलयन को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन अगर देखेंगे 55, तो 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी यानी कि अभियांत्रिकी किसके द्वारा संभव हुई है, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी में उन्नति, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी में उन्नति किसके द्वारा संभव हो पाया है, एक्सोन्यूक्लियस के कारण से, या एंडोन्यूक्लियस के कारण से, या अनकोजेंस के कारण से, या ट्रांसपोजेंस के कारण से। तो ट्रांसपोजेंस के कारण से क्या हो पाई है, तो इसका सही आंसर बी होगा, आनुवंशिकी में क्या हो पाई, उन्नति हो पाई है, किस कारण से, तो बी के कारण से। 55 का सही आंसर क्या होगा, बी होगा। अगर 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो 56 क्या है कि टिटनस द्वारा उत्पन्न विष मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है, यानी टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय टेटेनस मेनली इफेक्ट, टेटनस के द्वारा जो क्या प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि टॉक्सिन जो प्रोड्यूस किया जाता है, जो विष होते हैं, ये क्या चीज को अधिकतर क्या करते हैं, तो प्रभावित करते हैं। तो ये अधिकतर टॉक्सिन प्रभावित करते हैं, तो ये वॉलंटरी मसल्स को, जिन मसल्स को क्या कर सकते हैं, तो हम लोग अपनी इच्छा से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उसको अधिक से अधिक क्या करता है, ये हानि पहुंचाता है, स्वच्छायतिक मांसपेशी को क्या करते हैं, ये हानि पहुंचाता है। तो अगर देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मृदु जलीय मछली है, मछली नहीं है, इनमें से पूछ रहा है
कौन मृदु जलीय मछली नहीं है? तो मृदु जलीय मछली में से सैल्मन होते हैं, यानी कि सैल्मन क्या होते हैं, तो मृदु जलीय नहीं होते, और सभी के सभी क्या होते हैं, तो इनमें यानी कि कतला, मृगल, रोहू सभी के सभी मृदु जलीय होते हैं। तो सैल्मन क्या होते हैं, तो मृदु जलीय मछली नहीं होते हैं। अगर अगला क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 58 कह रहे हैं कि लोही नस्ल है। लोही इज ए ब्रीड ऑफ, क्या चीज का? लोही एक नस्ल है। तो लोही एक मेन नस्ल है भेड़ का। किसका नस्ल है ये? एक शिप का। तो 58 का सही आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि 59 बोल रहा है कि शीशा युक्त एवं सिल्वर पेंट के रंगहीन होने का कारण क्या है? यानी डिकलरेशन ऑफ लेड एंड सिल्वर पेंट इज कॉज्ड ड्यू टू। तो डिकलरेशन ऑफ लेड एंड सिल्वर पेंट को डिकलरेशन में मुख्य रूप से किसका भूमिका होता है? ओजोन की भूमिका होती है, या सल्फर डाइऑक्साइड की होती है, या हाइड्रोजन सल्फाइड की होती है, या कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है? तो इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड की मुख्य भूमिका होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या करते हैं, तो उनके साथ किसके साथ, तो शीशा के साथ रिएक्शन करके क्या कर देते हैं, और शीशा एवं सिल्वर के साथ रिएक्शन करके उसको रंगहीन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रंगहीन कर देते हैं। यानी सही आंसर क्या होगा इसका? तो 59 का सही आंसर होने वाला है डी, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। इसी प्रकार अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि मृदु जल में BO2 का स्तर इससे अधिक नहीं होना चाहिए। मृदु जल में यानी कि कौन से, यानी कि बीओडी लेवल इन फ्रेश वाटर में कितना से अधिक बीओडी लेवल नहीं होना चाहिए। तो इसमें 1 to 2% ही बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 5 पीपीटी क्या हो गया, तो बहुत ज्यादा हो गया इसके लिए। तो 5 पीपीटी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 60 का सही आंसर क्या होगा? ए होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि सर्वाधिक प्रसिद्ध नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन है? इनमें से कौन है द मोस्ट फेमस सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? कौन है इसमें से? तो मोस्ट फेमस जो होते हैं नाइट्रोबैक्टर होते हैं। कौन होते हैं? नाइट्रोबैक्टर। इसमें से मोस्ट क्या होते हैं, तो फेमस नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया होते हैं, जो सिम्बायोसिस भी दिखाते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं। दो काम करते हैं, सिम्बायोसिस के साथ साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे तो 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि HIV हमला करता है। HIV निम्नलिखित में से कौन से चीज पर सबसे पहले हमला करता है? तो आपको पता होना चाहिए हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी होते हैं, एंटीबॉडी जो विकसित करते हैं मददगार टी हेल्पर, यही क्या करते हैं, तो एंटीबॉडी डेवलप करते हैं। इसी को जाकर के क्या कर देता है, HIV की वायरस मार देते हैं। फलस्वरूप क्या हो जाते हैं, तो मानव शरीर में जिसमें HIV का संक्रमण हो जाएगा उसमें एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, तो खत्म हो जाएगी। जैसे ही एंटीबॉडी खत्म हो जाएगी तो एंटीबॉडी को खत्म होने के कारण से उसमें किसी भी प्रकार का रोग उत्पन्न हो सकती है। कोई भी बैक्टीरिया हो, कोई भी फंगस हो, या कोई भी वायरस हो, उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से इफेक्ट पहुंचा देगा और कोई भी रोग उसमें उत्पन्न हो सकती है। तो ये किसको प्रभावित करता है? HIV सबसे पहले हमला करते हैं बी पर, यानी कि मददगार टी कोशिका पर क्या करते हैं, ये हमला करते हैं। तो इसी प्रकार अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि महिलाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां जन्म नियंत्रक में कैसे मददगार होते हैं? यानी कि पिल्स जो होते हैं ये किस प्रकार से मददगार होते हैं? क्या ये अंडाणु को मार देते हैं? अंडाणु को नहीं मारते हैं ये क्या ये अंडोत्सर्ग को बाधित कर देते हैं, या शुक्राणु को मार देते हैं, या शुक्राणु तथा अंडाणु के बीच अवरोध निर्मित करके अवरोध भी उत्पन्न नहीं करते हैं? ये अधिकतर क्या कर देते हैं, तो ये अंडोत्सर्ग को बाधित कर देते हैं। यानी कि जो भी पिल्स होते हैं तो क्या करते हैं, इसमें हार्मोन्स पाए जाते हैं और हार्मोन अंडोत्सर्ग को समय पर नहीं होने देते हैं, और अंडोत्सर्ग के कारण से क्या हो जाती है, अंडोत्सर्ग नहीं होगा तो फिर निषेचन नहीं होगा, और निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा, ये गर्भ निरोधक, यानी कि ये गर्भ निरोधक में क्या हो जाएगा, तो यानी कि जिम्मेदार हो जाएगा और जन्म का नियंत्रण में मददगार होगा। इसी प्रकार अगर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है, 64 नंबर कह रहा है कि एमनियोसिंथेसिस द्वारा विकासशील भ्रूण में निम्नलिखित में से किसका पता नहीं लगाया जा सकता है? एमनियोसिंथेसिस के द्वारा जो विकासशील भ्रूण होते हैं उसका एमनियोसिंथेसिस किया जाए तो एमनियोसिंथेसिस के द्वारा क्या चीज का पता नहीं लगाया जा सकता है? भ्रूण के लिंग का, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम का, पीलिया का, डाउन सिंड्रोम का, सारे चीज का इसमें से पता लगाया जा सकता है, लेकिन पता लगाना नहीं चाहिए। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, यानी कि भ्रूण के लिंग का पता नहीं लगाना चाहिए। यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, तो ए होने वाला है। क्या होने वाला है इसका सही आंसर? ए होगा।
तो क्योंकि क्या करते हैं लोग, एमनियोसिंथेसिस का दुरुपयोग क्या कर देते हैं, भ्रूण की लिंग पता करने के लिए। तो यही क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, पूछ रहा है। इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 65 करते हैं। कह रहा है कि एनआईएफ जीन एनआईएफ जीन संबंधित है। एनआईएफ जीन क्या चीज से संबंधित है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन से ये संबंधित होते हैं। यानी कि क्या चीज से संबंधित होते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संयोजी होते हैं। यानी 65 का सही आंसर क्या होगा, सी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर अगर 66 देखेंगे तो 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी में प्रतिबंधन एंजाइम का उपयोग किया जाता है। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैन बी यूज्ड। इनमें से कौन से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो उपयोग करते हैं, कहाँ हम उपयोग कर सकते हैं, यूकैरियोटिक डीएनए में कर सकते हैं, बैक्टीरियल डीएनए में कर सकते हैं, या वायरल डीएनए में कर सकते हैं, या कोई भी डीएनए के फ्रेगमेंट में कर सकते हैं। तो इसका उपयोग किसी भी डीएनए के फ्रेगमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। यानी कि सही आंसर क्या होगा, डी होने वाला है इसका सही आंसर। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 67 है, ये कह रहा है कि नवोद्भिद पौधे की पत्तियों की विशेषता है। द फ्यूचर ऑफ जेरोफाइटिक प्लांट लीव्स आर। जेरोफाइटिक यानी कि जो प्लांट्स कहाँ होते हैं, तो ये प्लांट मरुद्भिद यानी कि ये कहाँ होते हैं, मरुस्थल में उगने वाले जो होते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो लीफ होगा वो स्पाइन में बदल जाएगा, मतलब कांटे में बदल जाएगा। जो भी यानी कि रंध्र होगा, रंध्र क्या हो जाएगा, बहुत ही सूक्ष्म हो जाएगा। देखेंगे तो इन्होंने बोला कि एपिडर्मिस की एक परत इस मरुद्भिद पौधे के विशेष पत्तियों की विशेषता है, निचली एपिडर्मिस पर धंसे हुए रंध्र और भारी छल्ली। यानी कि ये इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा, कि धंस रंध्र जो होगा क्या होगा, धंसे हुए रंध्र देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे तो 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक झील में पादप प्लवक बहुतायत में इनमें से उगते हैं। यानी इन लेक फाइटोप्लैंक्टन ग्रो एविडेंटली। यानी कि अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं, कौन से जोन में अधिकतर पाए जाते हैं, तो ये लिथोरल जोन में पाए जाते हैं अधिकतर पादप प्लवक। यानी कि सही आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि युग्मक कभी संकर नहीं होते हैं। यह कथन कहने का मतलब कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि गैमेट आर नेवर हाइब्रिड, गैमेट कभी भी हाइब्रिड नहीं हो सकते हैं। तो ये बात किसके कारण से बताया गया था, तो ये बात बताया गया था पृथक्करण के नियम के द्वारा, यादृच्छिक निषेचन के द्वारा, या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस के द्वारा। तो प्रभाविता के नियम के द्वारा ही बताया गया था कि युग्मक कभी भी संकरण नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर लास्ट देखेंगे तो लास्ट नंबर में है 70 नंबर, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्रॉस 3:1 के लिए फिनोटाइपिक अनुपात को दर्शाता है। ये नंबर कह रहा है, क्वेश्चन को अगर सही से देखेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्रॉस में क्या कह रहा है कि 3:1 में पूछ रहा है फिनोटाइप क्या होना चाहिए, 3:1 होना चाहिए। तो आप लोग याद करिए फिनोटाइपिक अनुपात 3:1 कब होती है, जब वो क्या होता है, एक संकर संकरण जब होगा, क्या होगा, एक संकर संकरण जब होगा तो उसमें जो फिनोटाइप होते हैं 3:1 होते हैं। तो आपको चुनना है इसमें से कौन एक संकर संकरण है। हम आप लोग बताए थे कि एक संकर संकरण जो होते हैं वो क्या होना चाहिए, दोनों जीन क्या होगा, अगर अलग अलग होगा, क्या होगा, दोनों जीन अगर अलग अलग होगा, दोनों ही तो विपरीत जीन होगा, तो हम मान लेंगे कि ये क्या है, एक संकर संकरण है। इसमें अगर देखेंगे तो एक विपरीत जीन, यहाँ भी एक विपरीत जीन, यानी कि एक और एक, यानी कि कितना हो गया, इसमें दो विपरीत जीन है, तो यानी कि इसमें ये द्विसंकर संकरण हो गया। इसमें भी अगर देखेंगे तो इसमें क्या हो गया, एक भी नहीं, सभी के सभी यहाँ पर समान दिख रहे हैं, ये भी समान है, ये तो जीरो संकरण है ये। अगर इसको देखेंगे तो ये भी जीरो संकरण है, इसमें भी दोनों को दोनों यहाँ पे होमोगत जगह से, तो ये भी जीरो। यानी कि अगर हम बी नंबर को देखते हैं तो बी नंबर में क्या है, ए एक है हमारा, एक हम हेटेरोजाइगस, और यहाँ भी कितना है, एक हेटेरोजाइगस है। यानी कि इसमें एक हेटेरोजाइगस कहाँ देखने को मिल रहा है, तो बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। यानी कि एक संकर संकरण क्या होने वाला है, बी होने वाला है। तो इसी के एक संकर संकरण का जो फिनोटाइपिक अनुपात होगा क्या होने वाला है, 3:1 होने वाला है। तो यानी कि 70 नंबर का सही आंसर क्या होगा, बी होगा। इसी प्रकार से हमारा क्या होते हैं 2023 के जो क्वेश्चन जितनी पूछी गई थी बायोलॉजी के, वो सारे का सारे हमारा क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इसी प्रकार हमारा अभी का लेक्चर क्या होते हैं, खत्म होते हैं।